हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 16 में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग या फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एम यानी अटल इनोवेशन मिशन एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसे नीति आयोग ने ही स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। अटल इनोवेशन को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह एक अम्ब्रेला इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लागू केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय योजनाओं में सामंजस्य बैठाने में अहम भूमिका निभाता है। एम का दीर्घकालिक लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एम ने होलिस्टिक फ्रेमवर्क अपनाया है जिसमें निम्नलिखित पहले शामिल हैं: अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, मेंटर इंडिया कैंपेन, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस और एम इक्रेस्ट। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? दुर्लभ यानी रेयर भू तत्वों का निष्कर्षण, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल या फिर अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक तकनीकी और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ ताप अपघटन यानी पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। हम एक एक कर दोनों को समझते हैं। ताप अपघटन की बात करें तो यह ऐसी प्रोसेस है जिसमें बायोमास जैसे जैविक पदार्थों को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ऊष्मा दी जाती है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में किसी पदार्थ का दहन नहीं हो सकता, लेकिन इस प्रोसेस में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन की वजह से पदार्थों का तापीय रूप में अपघटन हो जाता है और वे ज्वलनशील गैस और चारकोल में अपघटित हो जाते हैं। बायोमास की इस पायरोलाइसिस प्रोसेस में 3 उत्पाद बनते हैं: बायो ऑयल तरल अवस्था में, बायोचार ठोस रूप में और गैस के रूप में सिनगैस। अब हम प्लाज्मा गैसिफिकेशन प्रोसेस पर आते हैं। यह एक वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें हाई टेम्परेचर पर ऑर्गेनिक मटेरियल को सिन गैस में बदल दिया जाता है। यह प्राथमिक रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनती है। सो गाइस, दोनों ही तकनीकें अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित है, तो इसलिए उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों, सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? पहला, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश। दूसरा, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। तीसरा, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी सभी सही हैं। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, अगर हम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की परीक्षा के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी पर यूपीएससी ने खासा ध्यान दिया है। बात करें रिमोट सेंसिंग की तो वर्तमान समय में इस तकनीकी का इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रेडिएशन की मदद से किसी क्षेत्र से दूर होते हुए भी उसको डिटेक्ट और मॉनिटर किया जा सकता है। इसमें ज्यादातर उपग्रहों या एयरक्राफ्ट में लगे सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट इमेजेस की भी इसमें मदद ली जाती है। जिन खास क्षेत्रों में सुदूर संवेदन तकनीकी यानी रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें हम देख लेते हैं। पहला, रिमोट सेंसिंग की मदद से मिट्टी या फसलों के काटने से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मेजर किया जा सकता है। इसमें एक अप्रोच यह है कि क्षोभ मंडलीय सतह के पास CO2 गैस और मीथेन के सांद्रण का आकलन स्मॉल वेवलेंथ में सूर्य की रोशनी के मेजरमेंट से किया जाता है। दूसरा, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए किसी विशेष स्थान की वनस्पति में क्लोरोफिल का पता लगाना। तीसरा, किसी भी स्थान की सतह के तापमान का मापन। चौथा, नदियों या झीलों में अवसाद के परिवहन को ट्रैक करना। पांचवा, सोनार प्रणाली में लगे रिमोट सेंसर्स की मदद से महासागरों की सतह और नितल का तापमान का मापन। छठा, अंतरिक्ष तकनीक के जरिए बड़े बड़े जंगलों में आग का पता लगाना। सातवां, महासागरों में ऊंचे नीचे स्थानों की आकृति का पता लगाना। आठवां, बादलों को ट्रैक करना और तापमान परिवर्तन इत्यादि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राइजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? कृषि में पीड़कनाशी, संसाधित खाद्यों में परिरक्षक, फल पकन कारक या फिर प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कृषि में पीड़कनाशी। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है। दरअसल 2019 के दौरान मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों फॉल आर्मीवर्म या स्पोडोप्टेरा फ्रूगीपेड्रा से जुड़े कुछ आर्टिकल्स अखबारों में आए थे, जिसे लेकर केंद्रीय पीड़कनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति ने ट्रायल बेसिस पर कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राइजोफॉस के छिड़काव की अनुमति दी थी। ये सभी पीड़कनाशी हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। दूसरा, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। तीसरा, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी केवल तीसरा कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल की शुरुआत में ही क्लियर किया गया है कि हमें पेटेंट अधिनियम 1970 के मुताबिक इस प्रश्न का उत्तर देना है। यह अधिनियम बताता है कि किन आविष्कारों और प्रोसेसेस का पेटेंट किया जा सकता है और उनके पेटेंट की प्रक्रिया क्या होगी। इस अधिनियम की धारा 3 में उन आविष्कारों का जिक्र किया गया है जिनका पेटेंट नहीं किया जा सकता, जैसे ऐसा कोई भी आविष्कार जिस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया हो, ऐसा कोई भी आविष्कार जिससे मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण पर गंभीर असर पड़े, किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज, किसी ज्ञात पदार्थ की नए रूप में खोज, कृषि या उद्यान कृषि का कोई नया तरीका, सूचना का प्रस्तुतिकरण, किसी भी तरह की पादप किस्म, किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया और परमाणु ऊर्जा से जुड़ा कोई भी आविष्कार इत्यादि। गाइस, इस लिस्ट से क्लियर हो जाता है कि इस सवाल का पहला कथन गलत जबकि तीसरा कथन सही है। दोस्तों, इस सवाल का दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि इस कानून की धारा 116 में पेटेंट से जुड़े किसी भी फैसले के खिलाफ
अपील करने के लिए अपीलीय बोर्ड का जिक्र किया गया है। यह अपीलीय बोर्ड वही है जिसे व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 83 के तहत गठित किया गया है। चूंकि व्यापार चिन्ह भी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा कि भारत में बौद्धिक संपदा से संबंधित कोई भी अपीलीय बोर्ड नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।